और बच्चों क्या हाल चाल। सो आज हम ले आए हैं अपने फिजिक्स रिवीजन का बोर्ड रिवीजन का तीसरा चैप्टर, और ये काफी ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है क्योंकि रीसेंट ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले जैसे हम हमेशा करते हैं कि हम ये एनालाइज करेंगे कि हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक एडवांटेज आपको ये है कि बेसिक लेवल पे आपने 10th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, ओम्स लॉ, राइट, इवन लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक लेवल पे आपको पता है। कुछ नए टॉपिक्स हैं जैसे अगर आप टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, आपको वो मीटर वाला क्वेश्चन आता था 10th स्टैंडर्ड में, अब वो नहीं आता है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर डायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ता है। कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो सीरीज पैरेलल सेम ही है, कुछ चीजें चेंज नहीं हुई है इसमें। सेल्स ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस नया टॉपिक है यहाँ पे। सेल्स को सीरीज और पैरेलल में कैसे करते हैं ये भी एक नया टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें तीन मेजर टॉपिक जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये तीनों जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो वेटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो हमारा जो 3.5 पॉइंट है, ठीक है, 3.5 यानी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका वेटेज काफी ज्यादा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो वेटेज आपको दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको 3.11 से लेके 3.16 में सारी चीजें थियोरेटिकली और न्यूमेरिकली अच्छे से कर लेनी चाहिए। ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके पास में वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर्स आपको काफी अमाउंट में मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादा एक जो क्वेश्चन आता है मेजर वेटेज वाला वो आपको मैं बता दे रहा हूं, वो किरचॉफ रूल से आता है। ठीक है, या तो किरचॉफ से आएगा या सीरीज पैरेलल से आएगा, तो वो चीज आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी मैं आपको किरचॉफ लॉ कैसे यूज करना है, उसका कोई शॉर्टकट है क्या, फास्ट तरीका क्या है, वो सारी चीजें अभी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन हम टॉपिक वाइज जाएंगे, विल नॉट जंप डायरेक्टली टू इट बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग एल्स, जैसे हम हमेशा करते हैं। ठीक है, हमेशा हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक माइंड मैप स्टडी करते हैं। माइंड मैप जो है, ठीक है, माइंड मैप जो है वो हमारी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड एंड डू दीज क्वेश्चंस फास्टर, राइट। तो माइंड मैप पे अगर हम देखते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी वेरी ह्यूज चैप्टर। अगर आप देखेंगे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन आप इसको सेक्शन वाइज कर सकते हैं। सेक्शन वाइज का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग हमारी जो होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी से होती है। यहां से कहानी चालू होती है जो हमने डायरेक्टली पढ़ी थी 10 में कि रेजिस्टेंस और ये सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एग्जिस्ट कैसे करती हैं, क्यों होती हैं, वो पूरी कहानी करंट इलेक्ट्रिसिटी की यहां से आती है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, और मोबिलिटी का फॉर्मूला भी हमारे पास यहाँ पे है, राइट। सो ड्रिफ्ट अगर मोबिलिटी देखते हैं तो दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और उसको अगर आप डायरेक्टली देखते हैं तो टाउ बाय एम, टाउ इज बेसिकली एवरेज कोलिजन टाइम, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप और नीचे आते हैं, रेजिस्टेंस अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस की सारी कहानी जो है वो यहाँ लिखी हुई है। इसको दो तरीके से लिखा जाता है, ये आप 10 में पढ़ चुके हो, V इक्वल टू आई आर। इसी को करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में अगर लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आपको बहुत बार पूछता है विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ, एमसीक्यू में ओम्स लॉ का एमसीक्यू ये है। ठीक है, J इक्वल टू सिग्मा ई, जे आपका क्या है, करंट डेंसिटी है, और E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी है। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है अगर आप देखेंगे तो वो होता है बेसिकली रो एल बाय ए। कंडक्टिविटी अगर आपको निकालनी है तो बेसिकली आपको रेजिस्टिविटी 1 बाय कंडक्टिविटी हो जाएगी, और कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली J बाई ई से डिफाइन हो जाएगी। तो ये सारी कहानी जो है ये मटेरियल बेस्ड है, मटेरियल के बारे में बताती है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारी चीजें ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में अगर आप आते हैं सीरीज पैरेलल करने के बाद में, तो हमारे पास आ जाता है ग्रुप रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग, जिसमें आपको पैरेलल ग्रुपिंग एंड सीरीज ग्रुपिंग है। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग आपको पता ही है, 10 में पढ़ चुके हो, सारे रेजिस्टेंसेस ऐड कर दो, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है सीरीज में, और पैरेलल में आप रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हो, इसलिए आपका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। ये याद रखना, ये बहुत बार पूछता है कि सीरीज में और पैरेलल में कौन से वाले केस में टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कम किया जा सकता है। ठीक है, तो सीरीज में आपकी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पैरेलल में ये कम हो जाएगा। अगर आप इसी चीज को आगे देखते हैं, आफ्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी तो हमने देख ही लिया, सिग्मा ई है। उसके बाद में तीन चीजें आती हैं अबाउट द बैटरी, राइट। तो बैटरी अगर आप देखते हैं तो इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें पहली चीज आती है ईएमएफ।
ईएमएफ क्या है? ईएमएफ को ये याद रखना कि सर्किट में पूरा घूम के बैटरी में अंदर ट्रैवल करने में वर्क डन लगता है, राइट? तो अगर आप देखेंगे तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन द टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड मतलब पूरे सर्किट में जब फ्लो कर रहा है, राइट? ऐसे अगर बैटरी है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां से यहां से जाएगा और यहां भी ट्रैवल करेगा, ये पूरे का वर्क डन अपॉन चार्ज विल गिव यू द बैटरी का ईएमएफ। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो ये वाला पार्ट वर्क डन का डिलीट हो जाएगा, और आपका इस क्यों डिलीट हो जाएगा? बिकॉज उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि ईएमएफ और आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? ई माइनस आई आर, ठीक है? टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो ईएमएफ से थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज सर्किट में करंट फ्लो होता है, तो आपकी बैटरी जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफर करती है, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से ईएमएफ जो है वो घट जाता है, और हमें क्या वैल्यू मिलती है? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी की। इसको भी हम सवाल में देखेंगे, ठीक है? अब इन्हीं बैटरीज को अगर आप पैरेलल और सीरीज में लगाते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है, राइट? इक्विवेलेंट अगर आप देखते हैं E1R2 E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, आई जगह चाहिए तो E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R1 प्लस, तो करंट और E इक्विवेलेंट आप इजीली यहां से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसी को सीरीज ग्रुपिंग करते हैं तो E1 प्लस E2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है? और ऐड कर देंगे आप अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल्स, राइट? अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ऐड हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर देंगे, द बिगर पोटेंशियल माइनस द स्मॉलर पोटेंशियल। अगर आपको नहीं भी समझ रहा है तो हम क्वेश्चन में इनको फिर से पिक करेंगे तो आपको समझ जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि मेरे लेक्चर्स के पहले आप ये कोशिश कीजिए कि आप इन चैप्टर्स को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ ले, एक बेसिक लेवल पे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस किस टॉपिक में हमें क्या क्या डाउट्स है, फिर यहाँ पे हम उस चीज को कवर कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, या अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो J डॉट ds। ds इज द एरिया वेक्टर एंड J इज द करंट डेंसिटी इन दिस केस, राइट? एक और टॉपिक जैसे मैंने बताया जो नया है हमारे लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस, राइट? रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जनरली अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने का। जनरली बोला मैंने, हमेशा नहीं होता है, ठीक है? वो डिपेंड करता है आपकी अल्फा की वैल्यू पे, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू पे। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जनरली अगर आप देखेंगे तो अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होने पे आपका जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती है, नेगेटिव होगा तो वो घट जाती है। नेगेटिव किसके लिए होता है? सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होता है, और आपके मेटल्स के लिए ये पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। आगे चलते हैं, इनका एप्लीकेशन। दो नई चीजें सीखनी है हमें, किरचॉफ लूप लॉ एंड जंक्शन लॉ। ये बेसिकली इसलिए यूज होता है कि जो सर्किट हम सीरीज पैरेलल से नहीं सॉल्व कर सकते, ये दोनों लॉज हमारी हेल्प करते हैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। ये जो लूप लॉ है ये बोलता है कि टोटल करंट, बेसिकली टोटल करंट जो एक पॉइंट पे आ रहा है और जा रहा है, ठीक है, वो टोटल करंट आने और जाने वाली वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जितना चार्ज एंटर किया उतना चार्ज बाहर जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि चार्ज पे है, एक सवाल ये पूछता है कि किरचॉफ का जंक्शन लॉ जो है, जंक्शन लॉ किस पे डिपेंडेंट है? तो जंक्शन लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट है। प्लीज याद रखना, ये सवाल बार बार पूछा जाता है एमसीक्यूज में। जंक्शन लॉ जो है वो चार्ज पे डिपेंडेंट है, क्योंकि करंट किससे बनता है? चार्ज से बनता है, ठीक है? और दूसरा लूप लॉ है, लूप लॉ यहाँ पे लिखा, सॉरी लूप लॉ यहाँ पे नहीं बताया हुआ है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस, राइट? तो बेसिकली अगर आप एक लूप में जाते हो तो सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स अगर आप पता करते हो तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल किससे बनता है? पोटेंशियल एनर्जी से। तो ये क्या है? ये जो है ये डिपेंडेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। फिर से आपके एमसीक्यू का सवाल है कि आपका किरचॉफ लूप लॉ जो है वो किस पे डिपेंडेंट है। अब ये करने के बाद में हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन पे। इसके तीन एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया सवालों में आते हैं, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज। तीनों के फॉर्मुलाज यहाँ पे दिए हुए हैं। जनरली आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही आता है, ठीक है? एक सिंपल तरीका याद करने का ये है, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि रेशियो क्या है, तो बेटर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम रेजिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है? सो R1 इंटू R4 शुड बी इक्वल टू R2 इंटू R3, एंड आपका C और D का पोटेंशियल सेम हो जाता है ताकि यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करे। पोटेंशियोमीटर, अ गुड डिवाइस टू चेक फॉर पोटेंशियल। ईएमएफ चेक कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, दोनों के फॉर्मुलाज दिए हुए हैं। जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसी को यूज करके आपको दिखाऊंगा कि सवाल में इसको कैसे किया जाता है।
ठीक है, तो ये हमारा एक फ्री चार्ट आपको है, आप इसमें से रिवाइज कर लीजिए, आपको फॉर्मूलाज भी सारे मिल जाएंगे, थियरी नहीं मिलेगी, थियरी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे हमारे सवाल सॉल्व करने के लिए। सवालों पे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल है हमारे पास में। पहला सवाल जो हम देखने जा रहे हैं ओम्स लॉ बेस्ड है। ठीक है, सिंपल बात, ये बोलता है कि a potential difference of 200 volt is maintained across 100 ohms, the number of electron passing through it is 1 second। ठीक है, तो बेसिकली ओम्स लॉ का सवाल है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस और 100 ओम दिया है, चार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पूछा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे पता चलेगा? चार्ज से। चार्ज किससे मिलता है? करंट से। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन पता चलेगा चार्ज से, चार्ज किससे पता चलता है? करंट से। करंट निकालना हमको आता है, I इज इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है आपका? 200। आर कितना है आपका? 100। 0 0 0 0 कैंसिल, आपको 2 एम्पियर करंट आ गया। एक सेकंड में कितना चार्ज जाएगा? करंट इंटू टाइम कर दो, तो 2 कूलम का चार्ज जाएगा। इसको हम अगर फॉर्मूला में डालते हैं Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो n चाहिए आपको, Q कितना है? 2। E जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n। ये अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपको 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा आपको 1 जा 4 2 जा 2 5 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है ये, बाकी आपको डायरेक्ट ओम्स लॉ के फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ के फॉर्मूला लगाओ, उससे करंट निकालो, करंट से चार्ज निकालो, चार्ज से एनी, एन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इजी, एक नंबर का एमसीक्यू आपको इजीली नंबर देके जाएगा। 2 मार्क के क्वेश्चन कैसे हैं ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा, मतलब लेवल 2 के क्वेश्चन है ये। A metal rod of square cross sectional area A having length L has current I owing through a potential difference V। तो इसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है, और इसने क्या किया? इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो V इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस क्या होता है? रो L बाई A। सो V इज इक्वल टू आई आर, सो रो L बाई A इंटू द करंट I। ये इसका है। अब इसने क्या किया है? नाउ द रॉड इज कट पैरेलल टू इट्स लेंथ, राइट? सो पैरेलल टू इट्स लेंथ मतलब उसको ऐसे काट दिया है, 2 रॉड्स में कन्वर्ट कर दिया है, एंड जॉइंट टुगेदर। व्हाट शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी मेंटेन्ड अक्रॉस द लेंथ 2L सो दैट द करंट इन द रॉड इज स्टिल I, राइट? करंट को सेम रखना है। ठीक है, तो करंट को सेम रखना है, तो यहाँ पे तो I1 मिल चुका है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उसने सेम रखा है, राइट? व्हाट नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो अगर हम इसको V ले लेते हैं तो यहां से V अपॉन रो L बाई A इज योर करंट। लेट्स टेक दिस एज 1। यहां पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, लेट्स अज्यूम द पोटेंशियल डिफरेंस इज V1। ठीक है, अब V1 कैसे आएगा बच्चों? V1 आएगा आपको रो, इसका लेंथ 2L है और इसका एरिया हाफ है, ठीक है, इनटू द करंट। करंट की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, AV बाई रो L, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो V1 ये 2 2 जा 4 इंटू रो L बाई A है ना, और I कितना है हमको? VA बाई रो L, सो VA बाई रो L कैंसिल, AA कैंसिल, तो आपको 4 टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 4 टाइम्स V। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये बेसिक ऑफ रेजिस्टेंस पे चलता है कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया और लेंथ चेंज करने पे वेरी करता है, राइट? तो अगर आप देखेंगे तो उसने करंट को कांस्टेंट रखा है, पोटेंशियल को पूछा है, और पोटेंशियल क्यों बदलेगा? क्योंकि आपका रेजिस्टेंस बदल गया है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना बदला है वो यहां से मिल गया, करंट की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट कर दी और आपको नया पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, इजी सॉल्विंग। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बार खुद से करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3 मार्क के सवाल कैसे हैं देखो। In the two electrical circuits shown, determine the reading of the ammeter. Now ammeter voltmeter में अगर आप देखेंगे तो बहुत ध्यान से देखने वाली जो चीज है, ये 6 और ये जो है करंट जो है देखो इधर से फ्लो करेगा और ये इसको सपोर्ट करेगा, तो इसका टोटल ईएमएफ अगर हम निकालते हैं तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो टोटल ईएमएफ आ जाएगा 15 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 1 + 1, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपको 2 ओम्स। तो करंट इज बेसिकली नथिंग बट V बाई आर, सो E बाई आर से 7.5 एम्पियर्स का करंट आ जाएगा, आपको एमीटर की रीडिंग मिल जाएगी। इतना का करंट आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि इन दोनों का टर्मिनल वोल्टेज निकालना है,
टर्मिनल वोल्टेज कैसे पता चला भाई? पूरी बैटरी के अक्रॉस लगा है ना, पूरी बैटरी के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है तो आपको क्या मिलेगा? टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ क्यों नहीं मिलेगा? अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा होता तो ईएमएफ हो जाता, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे 6 माइनस V इज इक्वल टू 6 माइनस आई आर। आई कितना है हमारा? 7.5 इंटू आर इज 1। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 6 माइनस, तो ये हो गया माइनस 1.5 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब इसी चीज को यहां लगाएंगे। यहां डिफरेंट क्या हो गया बच्चों? देखो यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे 9 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन दोनों जो है वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। 9 वाला करंट ऐसे फ्लो होना चाहता है और 6 वाला ऐसे, तो टोटल ईएमएफ यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 6 विच इज 3 वोल्ट। करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो हमारा जो करंट आएगा वो आ जाएगा इस केस में V बाय आर। आर तो सेम ही है, 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया 1.5 एम्पियर्स। और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा E विच इज 6 माइनस आई आर विच इज 1.5, तो दैट इज 4.5 वोल्ट। ठीक है, ये पोटेंशियल ड्रॉप टर्मिनल वोल्टेज से आ रहा है, ये भी टर्मिनल वोल्टेज से आ रहा है। ध्यान बस ये देना है कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो टोटल ईएमएफ ऐड हो जाएगा, ये दोनों टोटल ईएमएफ को कम करेंगे। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे पता चला मेरे माइंड मैप से, राइट। तो अगर मैं माइंड मैप देखता हूं मेरा, अगर मैं मेरे माइंड मैप को फिर से चेक करता हूं तो मुझे यहाँ पे उसने फॉर्मूला दिया है कि अगर मैं ईएमएफ लेता हूँ, राइट, सो अगर सीरीज में कनेक्ट हो रहा है तो E1 अप प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, तो मेरे को टोटल ईएमएफ मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल करंट आ गया। सिंपल, आप इसको यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि प्लस कब करना है? जब दोनों एक दूसरे के करंट को सपोर्ट करेंगे। जब दोनों एक दूसरे के करंट को कैंसिल आउट करेंगे तो आप लार्जर माइनस स्मॉलर कर सकते हो। ठीक है, तो ये करके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आगे चलते हैं, चलो ये हो गया। आगे देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बेस्ड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आपका वेटेज भी ज्यादा है तो आपको इसके सवाल आने चाहिए, राइट। शॉर्ट आंसर्स कैसे हैं? N, E, T, M have their usual meanings and the resistance of a wire of length L across cross sectional area A is given by, right। तो उसको चाहिए भाई मुझे ये बता दो कि एरिया A और L का आंसर क्या है, बताओ। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हो तो आपको ये पता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, राइट। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। और उसके साथ में अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला कहाँ आ जाता है हमारे पास में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया वाले जो है वो तो कैंसिल हो गए, एक ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो रेजिस्टेंस का डायरेक्ट आ गया। तो ये फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आ गया कि हमारे पास ये है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर निकालना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया नीचे। और ये जो m, ये टर्म है ये रेजिस्टिविटी है, ये जो m अपॉन n e स्क्वायर टाउ है, दिस इज योर रेजिस्टिविटी। सॉरी, ठीक है, आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। Define the term drift velocity of charge carrier in a conductor. Write the relationship with the current going through it. Okay. तो बेसिकली अब मैं इसको आपको वहीं ले चलता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, आप वहां से लिख लीजिएगा। ये देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है करंट के रेस्पेक्ट में? I अपॉन एन ई ए, राइट। तो आप डायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं I अपॉन एन ई ए। तो यहाँ पे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा VD इज इक्वल टू I अपॉन एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ई चार्ज होता है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है। फॉर्मुलाज आपको याद करने पड़ेंगे, आपके पास ऑलरेडी मैंने इसलिए पूरा माइंड मैप बना के दे दिया है, लेकिन उसको बार बार देख के करोगे तो फॉर्मुला याद नहीं होगा। पहले फॉर्मुलाज याद कर लीजिए, आपको और जल्दी सॉल्विंग होगा और एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L अक्रॉस विच अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड। ठीक है, तो अगर आपको ये दिया हुआ है तो आपको पता है सेम चीज कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपका
एन आई अपॉन एन ई ए। करंट को क्या लिख सकते हो आप? करंट को लिख सकते हो V बाय आर। और आर को क्या लिख सकते हो? रो एल बाय ए। ठीक है, तो ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, V अपॉन एन ई। और रो की वैल्यू मैंने वहां दिखाई थी आपको, जो रो है दैट इज बेसिकली m अपॉन एन ई स्क्वायर, ए था ना, एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो एक ही कट जाएगा, एन एन कट जाएगा। बेसिकली रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करके जो आ जाए वो लिख दो। ठीक है, तो ये सब थियरी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये आपको भी आते होंगे। आपको डायरेक्टली बस अलग अलग टर्म्स में फॉर्मूला दिया। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टू कंडक्टिंग वायर एक्स ऑफ वाई सेम डायमीटर बट डिफरेंट। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। Yes, so two conducting wires X and Y of same diameter but different materials are joined in series across a battery. If the number density of electron in X is twice that in Y, find the ratio of drift velocity of electron in two wires. तो अगर हम drift velocity देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या आ रहा है? It is directly proportional, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ ये। तो अगर आप VD देखते हो तो I अपॉन एन ई ए आ रहा है ना। अब हमें क्या पता है? हमें नंबर ऑफ डेंसिटी x इज इन x ट्वाइस है, सो बेसिकली हम बोलेंगे एन एक्स इज ट्वाइस एन वाई, ये हमको पता है। दूसरा, सेम डायामीटर डिफरेंट मटेरियल है, उसी मटेरियल का नंबर डेंसिटी अलग है, तो हमको पता है कि भाई हमारा जो VD आएगा दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो VD इन x अपॉन VD इन y। एक्सेल ए और ई तो सेम ही है, करंट सेम है, बेसिकली बच क्या गया आपके पास? एन एक्स एन वाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर एन वाई आ जाएगा, नीचे एन एक्स आ जाएगा, सो एन वाई बाई एन एक्स इज बेसिकली नथिंग बट 1/2। ये भी आपको माइंड मैप से मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको बस फॉर्मूला अगर पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया, फॉर्मूला को समझ के याद करना, रटना नहीं, समझ के याद करना कि n क्या है, e क्या है, i क्या है, r क्या है, रो क्या है, ये सारी वैल्यूज जो है ये क्या है आपको पता होनी चाहिए सेंसिबली, नॉट बाय हार्टेड कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है लेकिन पता नहीं उसका मतलब क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, फॉर्मूला बोलता है I अपॉन एन ई ए। करंट कितना दिया हुआ है बच्चों? 1.5। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9 इंटू ये 10 टू द पावर 28 है, तो 10 टू द पावर 28 हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 28। ई हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 इंटू 10 टू द पावर -7। तो बेसिकली हमारे पास बच गया, ये हो गया आपका 3 इंटू 0.5, 3 3 दा, तो ये आ गया 0.5 अपॉन 1.6, तो 4.8 इंटू ये हो जाएगा 19 और 7, 19 और 7 होता है 26, 20, ये हो गया 10 टू द पावर -2, और ये अगर आप करोगे तो 5/48 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2। इसको आप कैलकुलेटर से या डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली 5 1 5 10 है, तो आंसर नियर बाय जो आएगा वो 10 टू द पावर -3 के बराबर है। लेकिन ये राउंड ऑफ आंसर है क्योंकि मैंने इसको 50 लिया है। ठीक है, तो आपको जब निकालना है तो आप एक्चुअली डिवाइड करके निकालना है या लॉग टेबल से निकालना है, लॉग टेबल आपको अलाउड है। ठीक है, सिंपल एक ही फॉर्मूला पे हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका वेटेज बढ़ गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका वेटेज कितना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन फिर से एक आ गया। ठीक है, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर कनेक्टेड टू बैटरी, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ VD विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर्स A and B, राइट, ऑफ डिफरेंट लेंथ वर्सेस द पोटेंशियल डिफरेंस V। राइट, तो अगर आप जनरल देखोगे तो हमें क्या मिलता है? करंट इज V बाय R, R इज ओके, तो बेसिकली इसको थोड़ा सा सही करते हैं।
स्लोप ऑफ द लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इट इज v बाय एन ई ए इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली रो एल बाय ए, तो ए कैंसिल। So directly proportional to the potential difference, inversely proportional to the length. हमें क्या दिया है VD with respect to V, तो VD और V के अगर रेस्पेक्ट में देखते हैं हम, तो ये जो पूरा टर्म बच जाता है ये बन जाता है आपका what is the slope of the line represent। तो ये टर्म बन रहा है, ठीक है, ये टर्म बन रहा है आपका लाइन का रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो आपका लाइन का रिप्रेजेंट एन ई रो इंटू एल, ये वाला टर्म जो है ये बन रहा है आपका स्लोप, राइट। अब ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द टू वायर्स इज लॉन्गर, ए और बी में कौन सा लॉन्गर। तो बेसिकली अगर आप देख रहे हो तो जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसकी वीडी कम होनी चाहिए फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे आप चेक करते हो तो आपका ए वाले का लेंथ जो है, ए वाले का वीडी जो है वो ज्यादा है और बी वाले का वीडी कम है, तो जिसका वीडी ज्यादा उसकी लेंथ कम, राइट। सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे इसको सेम कर दिया, इसको सेम कर दिया अगर, तो एल बढ़ने पे वीडी कम हो जाएगा, राइट। सो अगर एल जिसका वीडी ज्यादा होगा इनवर्स प्रोपोर्शन से उसकी लेंथ जो है वो कम होगी, सो ए की लेंथ जो है उसका वीडी ज्यादा होने की वजह से बी के कंपैरिजन में कम है। आई होप ये चीज आपको समझ रही होगी, ठीक है। मैंने सेम फॉर्मूला को बार बार वेरी करके वही आंसर निकालने की कोशिश की है जो आपको आना चाहिए, राइट। क्लियर, आगे चले, चलो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिगर शोज द प्लॉट ऑफ करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर वर्सेस टाइम, यूज द प्लॉट टू फाइंड, ओके। तो बेसिकली हम रेजिस्टेंस, देखो हमें करंट पता ही है और हमको पता है टाइम। रूल क्या बोलता है कि करंट इज बेसिकली डी क्यू बाई डी टी, या हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज नथिंग बट इंटीग्रेशन आई डी टी। अब इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना क्या होता है, एरिया। तो अगर आपको इक्वेशन नहीं दिया है, ग्राफ दिया है, तो आप आई डी टी मतलब आई और टी वाले ग्राफ का एरिया निकाल दोगे। अगर एरिया मिल गया तो आपको चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले की एरिया कितनी है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये हो गया 12.5, हाफ बेस इंटू हाइट। इस वाले का 5 और ये 10 से 5 5, तो ये 25, ऐड कर दो 37.5 कूलम्स का चार्ज आ जाएगा। सिंपल सवाल है, ठीक है। लेकिन ये चीज प्लीज याद कर लेना। क्यों याद कर लेना, क्योंकि ये उसमें नहीं है माइंड मैप में, ठीक है। तो माइंड मैप में ये चीज नहीं है, लेकिन आपको पहले ये सिखाया जा चुका है कि करंट जो होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है, ये लिखा हुआ है माइंड मैप में, ठीक है। लेकिन उससे जो भी चीज निकालनी है, तो ये तो आपका डिफरेंशिएशन है, स्लोप से आता है, और अगर आपको चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेशन से आता है। स्लोप और ये एरिया, स्लोप एरिया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर इक्वेशन दिया होगा तो डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर सकते हो, अगर ग्राफ दिया होगा तो स्लोप या एरिया निकाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन उसने क्या पूछा है आपसे। क्लियर, ठीक है। सिंपल सवाल, इजी नंबर्स, आगे चलते हैं। बार बार वी डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी लैक्टेशन टाइम, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां देखते हैं कंडक्टर ऑफ एल इज कंडक्टर, ठीक है, अनदर सेम मटेरियल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट लेंथ ऑफ इट इज 5। तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर आप सारी चीजें सेम रखते हो, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द सेकंड केस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द सेकंड केस अपॉन लेंथ इन द फर्स्ट केस। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 1/5 टाइम्स, क्योंकि आपने लेंथ बढ़ा दी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो सेकंड केस में आपकी पहले वाले की y5। आई होप यहां तक आपको समझ गया होगा, क्योंकि लेंथ वाले क्वेश्चन हमने काफी सारे कर लिए हैं, तो हमें, और इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया कि बाय व्हाट फैक्टर विल इट चेंज, इट विल बिकम 1/5। ये भी वही है, लेंथ बिकम्स 3l, राइट। कंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल सेम एरिया, ये 3l हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम, डायरेक्ट अब याद ही हो गया होगा 1/3, तो v/3 हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। लेंथ बढ़ गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/3 हो गई, राइट। चलो आगे चलते हैं। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। यस, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, राइट। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ का फंडा ये है कि ओम्स लॉ जो है, जैसे मैंने बताया कि कंडक्टर्स के लिए तो ठीक है, ठीक है। दूसरा
अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट रिमेन्स द सेम। फिजिकल स्टेट का मतलब ये होता है कि उसका टेम्परेचर, उसकी लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब सेम होना चाहिए। अब यार एक बल्ब जलाओगे अगर, तो बल्ब में हीटिंग होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो ओम्स लॉ जो है वो बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर सकता, वो एक लेवल तक करेगा, जब हीटिंग होने लगेगी तो रेजिस्टेंस बदलेगा, उसके हिसाब से करंट भी बदलेगा। ठीक है, तो लिमिटेशन है। ठीक है, ये बोल रहा है कि यार इसमें अगर मैंने तुम्हें करंट वर्सेस वी का ग्राफ दे दिया है, तो मुझे ये बताओ कि नेगेटिव रेजिस्टेंस किसका है। ठीक है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस अगर आप देखते हो तो नेगेटिव रेजिस्टेंस अगर आप आर चाहिए तो इट विल बी डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन आई। तो चेंज इन पोटेंशियल अगर आप निकालो और चेंज इन आई निकालो, ठीक है, तो आपको रेशियो जो आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ा तो करंट कम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहां से यहां पे देखते हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग बट द करंट इज डिक्रीजिंग, राइट। तो यहां से यहां तक पोटेंशियल तो बढ़ गया लेकिन करंट इज डिक्रीजिंग, तो करंट का चेंज इज नेगेटिव और पोटेंशियल का चेंज इज पॉजिटिव। तो अगर आप इस रेशियो में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको रेजिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये तो ओम्स लॉ से निकाला, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, मैंने बस क्या बताया कि यार जहां पे पोटेंशियल बढ़ जाए लेकिन पोटेंशियल बढ़ने पे करंट कम हो जाए, वहां पे रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ओम्स लॉ इसका उल्टा बोलता है, ये रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेशियो कांस्टेंट कहां मिलेगा, जहां पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो कहां पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, अच्छा नेगेटिव कहां हुआ, डी पे, है ना। अगर आप स्ट्रेट लाइन देखो तो दिस इज द ओनली स्ट्रेट लाइन पार्ट दैट यू हैव, राइट। तो ओम्स लॉ कहां वैलिड होगा, बस बीसी में, बिकॉज वहां पे इट इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो करंट है, जैसे जैसे आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका करंट भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, लेवल 1 लेवल 1.5 का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको समझ लो। ठीक है, कहां पे है, ओम्स लॉ के वेरिएशन पे, कि ओम्स लॉ चेंज होगा तो कैसे होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, रेजिस्टिविटी के बारे में बताया कि मटेरियल जैसे जैसे बदलता है रेजिस्टिविटी बदलती है, राइट। और उसके साथ में हमने ये भी देखा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बदलता है रेजिस्टिविटी बदलती है। यही दो चीज पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है, किस पे, टेम्परेचर पे और मटीरियल पे। ठीक है, तो टेम्परेचर और मटीरियल पे अगर ये डिपेंडेंट है, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड मैंगनीज हैव सेम रेजिस्टेंस, व्हिच वायर इज थिकर। ठीक है, अब बेसिकली इक्वल लेंथ है, ठीक है, सेम रेजिस्टेंस है। अब इसमें अगर आप रेजिस्टिविटी चेक करोगे तो थिकर वायर चाहिए। कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर, है ना, कॉपर बेटर कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, हाँ सॉरी, कॉपर बेटर कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी बेटर। ठीक है, तो अगर हम सेम रेजिस्टेंस देखते हैं तो आर क्या होता है, आर होता है रो एल बाई ए। तो रो 1 L1 बाई A1 इज इक्वल टू रो 2 L2 बाई A2। इसने बोला दोनों की लेंथ इक्वल है, काट दो। ठीक है, हमें पता क्या है, कॉपर की रेजिस्टिविटी अपॉन मैंगनीज की रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कॉपर का एरिया अपॉन मैंगनीज का एरिया। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया ना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमें पता है कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर तो उसकी रेजिस्टिविटी कम है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी अगर कम है तो कॉपर थिन हो जाएगा, तो थिकर कौन होगा आपका, मैंगनीज। ठीक है, तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम है, जिसकी रेजिस्टिविटी वैल्यू कम है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलो, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ, है ना। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि देखो इसमें क्या क्या चेंज नहीं होगा, इंक्रीज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है आपके पास, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होगी, या रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, या मीन फ्री पाथ होगा। अब इन तीनों में से डिसाइड करना है कि मेटल वायर की जो ये इंक्रीज है वो क्यों होती है। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि ये मेटल है। मेटल जो है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन आप टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं चेंज कर सकते, उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा नहीं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता मेटल के लिए, हाँ सबके लिए नहीं, मेटल के लिए चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके पास, फ्री मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम। मीन फ्री पाथ से उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घट जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम घटने की वजह से हमने देखा था कि रेजिस्टिविटी जो है उसके नीचे वाले टर्म में टाउ है। ठीक है, टाउ होने की वजह से ये टाउ जो है अगर ये घटता है तो रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिकली
बढ़ जाती है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्या बताया मैंने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो नहीं सकता, डेंसिटी मेटल वायर की जो है उसमें बढ़ती या कम नहीं होती, तो बचा क्या, रिलैक्सेशन टाइम। मीन फ्री पाथ से इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम अगर घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। हम लोग कलर कोडिंग करेंगे, अभी कलर कोडिंग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कलर कोडिंग मुझे एक और ट्रिक बतानी है आपको कि कलर कोडिंग याद कैसे करना है। ज्यादातर लोगों को पता भी होगी, बहुत लोगों ने बताया, लेकिन मैं उसको कवर करना चाहता हूँ। कलर कोडिंग नहीं करेंगे अभी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी हमें करना है। अगेन अ वेरी गुड एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू सवालों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने आईवी ग्राफ दिया है और इसने बोला है कि T1 T2 दिया है मैंने, तुम बताओ कि दोनों में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। मतलब तुम्हारे ऑप्शंस में ये है कि या तो T1 ग्रेटर देन T2 होगा, या T1 लेस देन T2 होगा, या T1 इक्वल टू T2 होगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। हमें बताना है इसमें से, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इन तीनों में से क्या सवाल हो सकता है। अब देखो ट्रिक ये है कि इसने जो ग्राफ दिया है ये वी ग्राफ है, एक्चुअली आईवी ग्राफ है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, ठीक है। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई मतलब हमें यहां से एंगल चेक करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज बेसिकली जिसका स्लोप ज्यादा होगा, तो डेल्टा आई नीचे है तो ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम, तो ये एंगल ज्यादा है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल में ज्यादा करंट किसको मिल रहा है, इस वाले को, तो इसका रेजिस्टेंस है कम, इसको ज्यादा करंट मिल रहा है, इस वाले को कम करंट मिल रहा है, कम करंट मिल रहा है मतलब इसका रेजिस्टेंस है ज्यादा। सिंपल तरीका बताया क्या, पोटेंशियल सेम रखो, एक लाइन खींच दो, जिसको ज्यादा करंट मिला उसका रेजिस्टेंस कम, जिसको कम करंट मिला उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। ये दोनों पता होने के बाद में हमारा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो आंसर क्या आ गया, T2 इज ग्रेटर देन T1। बहुत अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिक करके फंसा देता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज में जैसे मैंने बताया कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि कंफ्यूज ना हो, हम पहले कंसेप्ट पकड़े, कंसेप्ट पकड़ा हमने क्या, रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमें। रेजिस्टेंस कैसे पता करना है, आई से ग्राफ निकालो, ग्राफ नहीं समझ आता है, पोटेंशियल ले लो, सीधी लाइन खींच दो, सेम पोटेंशियल पे जिसके पास करंट ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। सेम पोटेंशियल पे इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे टाइप में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। Yes, IV characteristic of two wires X and Y at constant temperature are shown. The two wires have equal length and diameter. Which of them is made up of larger resistivity? फिर से वही कहानी है, सेम पोटेंशियल पे चलो, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा कम है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसका लेंथ और एरिया सेम रखा हुआ है, और इसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो हमें क्या पता चलेगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ वाई। सेम लॉजिक, देखा दो क्वेश्चन बन गए एक ही चीज बन, लॉजिक पे, इसी ग्राफ पे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि ये अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आपको अलग अलग वेरिएशन इस क्वेश्चन के देखने मिल सकते हैं अभी वाले बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हमको ये पता चल गया, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखो अभी हमने ये गैलियम आर्सेनाइड जो है उसका ग्राफ देखा था, वो ऐसा कुछ दिख रहा था आपको, सेम ग्राफ आपको पूछा है, तो वो ऐसा वाला ग्राफ अभी आपने देखा था। ये पार्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। और आपका ये जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस ये करंट वर्सेस वोल्टेज का, सॉरी, ठीक है। तो करंट वर्सेस वोल्टेज आप अकॉर्डिंगली, ठीक है, सेम ग्राफ, वो चीज आप कर सकते हो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, ये भी ठीक है। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल, इससे सब लोग भागते हैं। बहुत अच्छा एमसीक्यू सवाल सीरीज पैरेलल का, और अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियोस में जाओगे तो मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8R is bent in the form of a circle, right? What is the effective resistance between the ends of the diameter? अब देखो इसमें पहली बात ये कि ये पूरे का रेजिस्टेंस 8R, ठीक है। तो अगर मैं इसको दो पार्ट में देखूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों में जो डिफरेंट है दैट इज लेंथ। अगर इस पार्ट का लेंथ L है तो इसका लेंथ है, ये दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ गया,
दो इक्वल पार्ट्स में बंटने की वजह से ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस और नीचे वाले पार्ट का रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये भी 4R हो जाएगा, ये भी 4R हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट हाफ है, नीचे वाला हाफ है, तो पूरा 8 है, तो 4 ओम्स ऊपर चला गया, 4 ओम्स नीचे आ गया बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। 4R आ गया। अब देखो, इसको हमने कनेक्ट किया है ए और बी के बीच में, और पूछा है कि इसके बीच में रेजिस्टेंस बताओ। ये क्या हो गया, पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा आपको 2R। बहुत अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत बार पूछने के चांसेस इसके बनते रहते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको ये 8R की जगह वैल्यूज भी दे सकता है, जो भी आप, या यहाँ बैटरी भी लगा देगा, चलो बैटरी लगा देगा तो करंट पूछ लेगा, ठीक है। सवाल अच्छा है, आपको बस ये समझना है कि लेंथ पे डिपेंडेंट है। लेंथ क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ गया है, तो रेजिस्टेंस भी दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखो, two identical slabs of given metal are joined together in different ways, ठीक है। what is the ratio of resistance of these two combination? again a very good question of series parallel, ठीक है। अगर आप यहां देखते हैं तो यहाँ का रेजिस्टेंस समझो, अगर इसका मटेरियल जो है आइडेंटिकल स्लैब्स है, तो लेट्स अज्यूम इसका रो है एल एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हो जाएगा रो, टोटल लेंथ हो जाएगी 2L, और इसका एरिया हो जाएगा ए। दिस इज योर R1, ठीक है। और R2 अगर निकालोगे आप, तो रो लेंथ उसका L है और एरिया जो है वो 2A है। तो अगर आप R1 बाय R2 करते हैं तो हो जाता है रो 2 रो L बाय A इंटू 2A बाय रो L। रो रो कैंसिल, एल एल कैंसिल, ए कैंसिल, 4:1 का रेशियो आपके पास में आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। 2 नंबर में पूछे तब तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपको फ्री के 2 नंबर है। एमसीक्यू में पूछेगा तो 1 नंबर तो है, ठीक है। सवाल बहुत इजी है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यस, गिवन द रेजिस्टेंस 1 वाट 2 वाट 3 वाट, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट, सॉरी ये वाट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ओम्स, राइट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कितना चाहिए, 11/3। देखो पहली बात, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो 11/3 तो नहीं आता। करने का तरीका क्या है, देखो आपको 11/3 चाहिए, तो आप पहले छोटे वालों को कनेक्ट कर दो, 1 ओम और 2 ओम को, ठीक है। उसके साथ में जो बचा है उसको पैरेलल में लगा दो, तभी तो रेशियो आएगा ना। जब आप रेसिप्रोकल लगाओगे तभी डिनोमिनेटर में 3 आएगा। डिनोमिनेटर में 3 कैसे आएगा, इधर 3 लगा, ठीक है। तो 1 + 2 3, 3 और 3 ऐड करना है, तो 1 + 2 3, 3 और 3 ऐड करोगे 3/2 आ जाएगा। काम हुआ, नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हुआ अगला वाला ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं, ये 1 और 2 है, 1 2 एंड 3, 11/3 चाहिए हमको। तो एक और तरीका क्या है हमारे पास में, 3 और 2 लगाते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं 1, ठीक है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 1/5 प्लस 1 इज बेसिकली 6/5। 6/5 लगा देंगे तो 6/5 लग गया, उल्टा हो गया 5/6। ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है बच्चों, बिकॉज ये दोनों ही नहीं बनेंगे, ठीक है। कंबाइन अगर आप करोगे तो आपके कॉम्बिनेशन में तीनों को ऐड कर दोगे, तो 3 + 2 5 + 1 6 बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप 3 2 का कॉम्बिनेशन लेते हो तो 3 2 के साथ में 1 अगर आता है तो 5/6 आ रहा है, ठीक है। 3 1 के साथ में ले रहे हो तो 4 और 2 का आएगा, 4 और 2 का आएगा तो 4 2 8/6, तो हमें 4/3 आ जाएगा। तो वी आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, सो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन फॉर नाउ, ठीक है। आगे चलते हैं। यस, अगेन अ गुड क्वेश्चन, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछता है। A wire of 15 ohm resistance is gradually stretched to double its original length. It is then cut into 2 equal parts. These parts are connected in parallel across a 3 volt battery. Find the current drawn. ये 3 मार्क का है, ठीक है, इसमें ज्यादा मेहनत है, लेकिन यहां तक पहले ये पता करना है कि इसकी कनेक्शन कितनी होगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी ये डबल होगा, ठीक है, तो आपका नया रेजिस्टेंस जो है वो n² टाइम्स R होगा। ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। तो आपका नया रेजिस्टेंस जो वायर का आएगा स्ट्रेच होने के बाद में, वो आएगा, डबल कर दिया तो 60 ओम, ठीक है। इट इज देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स मतलब दोनों की लेंथ सेम, मतलब R1 और R2 जो आएगा वो 30 ओम। इनको क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो 30 ओम्स पैरेलल में कनेक्ट किया है। बैटरी जो है वो कितनी है हमारे पास में, 3 वोल्ट। हमें क्या चाहिए, करंट।
तो इसके थ्रू करंट अगर करेंगे तो 3 वोल्ट है V बाय आर, तो V बाय आर 3/30 0.1 एम्पियर यहाँ जाएगा, 0.1 एम्पियर यहाँ जाएगा, टोटल करंट कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर। क्या क्या किया पहले, पहले पता किया नया रेजिस्टेंस कितना हो गया फॉर्मूला से, नए रेजिस्टेंस को दो पार्ट में काटा तो ये रेजिस्टेंस हो गया, दोनों को पैरेलल में लगाया, पैरेलल को बैटरी लगाई, दोनों की बैटरी से पोटेंशियल सेम होता है तो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस से करंट निकाला, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस से करंट निकाला, टोटल करंट ऐड करके 0.2 एम्पियर्स। 3 नंबर का सवाल है, बहुत इजी है, आपको इजीली इसमें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ गया है? यस, ये सवाल मैं आपके लिए अभी के लिए छोड़े जा रहा हूं, आप इसको ट्राई करो। ठीक है, इसमें इसने ये बोला है कि फाइंड द करंट टू ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको आप अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो। अगला क्लास भी हम करंट पे ही चलाएंगे, अगली क्लास में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे पास में सेल का सीरीज पैरेलल, किरचॉफ लॉ, करंट पावर, ये सारी चीजें और उसके बाद पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज भी बचा होगा। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे और इसको कवर करेंगे। तब तक आप इस चीज को कवर कीजिए, इसमें कोई भी डाउट हो, यहां तक कोई भी फॉर्मूला में डाउट हो, कोई भी सोल्यूशन में डाउट हो या आपका कोई पर्सनल डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू।